जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री का जो आगे का जो पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास को पूरा एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें हम लोगों ने इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटे थे। एक प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, दूसरा था आद ऐति- आद आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा था ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्री, जिसमें से प्राग ऐतिहासिक काल में आदिमानव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे करके। अभी हम लोगों ने बस एक पूरा ओवरव्यू दिया है। तो आद ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और ऐतिहासिक काल बहुत बड़ा पार्ट था तो उसे भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांट दिया था, जिसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो पिछली कक्षा में हमने कहा था कि अगली हमारी जो क्लास होगी वो आधुनिक स्टार्ट से हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, वीडियो तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम आधुनिक इतिहास को पढ़ने वाले हैं। आधुनिक इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आधुनिक इतिहास जो है, इसे हम लोगों ने 1707 से 1947 एडी से स्टार्ट माना जाता है। लेकिन मेरा क्या मानना है, या बहुत सारे और भी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि ये 1500 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है और 1947 ईस्वी तक ये चलता है। तो आधुनिक इतिहास में हम 1500 ईस्वी से लेके 1947 तक की जितनी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आधुनिक इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम पढ़ने के लिए इसे भी हम कितने पार्ट्स में बांट दिए? 2 पार्ट्स में बांट दिए, जिसमें से पहला पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्या कौन कौन सी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, उसका एक पूरा हम सिलेबस रेडी कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कितनी मात्रा में। देखो, होता क्या है कि पढ़ाई से पहले भी कुछ काम होते हैं, जो तैयारी होती है वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि मान लो आपको अगर कोई बोले कि चलो चलते हैं, आप बोलो कहाँ जाना है, बोलो चलो, 2 लेके चल रहे हैं ना। आपको साथ में लेके चला जा रहा है, 2 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है। अब आपके मन में शंका आएगा कि भैया ले कहाँ जा रहे हो आप? बोला नहीं, चलो तो लेके जाते हैं। क्या आपका जाने का मन करेगा? नहीं। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। लेकिन वही अगर पहले से बोल दिया जाए कि हम इस जगह पे घूमने जा रहे हैं, तो आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, अच्छा घूमने जा रहे हैं, चलो मजे मजे से जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको ना बताए कि कहाँ जा रहे हैं और बस ये जा रहा है, तो आप हमेशा क्या रहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए सिलेबस का एक पूरा ओवरव्यू बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब पढ़ें तो हमें पता हो कि अभी से इतना पढ़ चुके हैं और इतना पढ़ना बचा है। इसीलिए ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए समझते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 को पहले समझेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को समझेंगे। पहले हम पार्ट 1 को समझ लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 को हम टोटल अलग अलग यूनिट्स में बांट दिए, जिसमें से 7 यूनिट्स पार्ट 1 के अंदर में आते हैं। इसमें से यूनिट 7 पार्ट 1 के अंदर आते हैं, जैसे कि इसमें दिया है। पहला यूनिट पहला यूनिट नाम क्या है? यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आती है। इसमें से सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनमार्क वाले आते हैं, फिर फ्रांस आता है। तो ये इकाई 1 के अंदर हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इकाई 2 के बारे में। तो इकाई 2 के बारे में क्या बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। जैसे ही यूरोपीय भारत आते हैं तो उनमें सिर्फ अंग्रेज बच जाते हैं, बाकी जितने जो कंपनियां थी वो चली जाती है, सिर्फ अंग्रेज भारत में रह जाते हैं। किस प्रकार अंग्रेज पूरे भारत में अपना विस्तार करते हैं, उन सभी बातों का वर्णन हम इकाई 2 के अंदर में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, किस तरीके से उन्होंने मैसूर पे कब्जा किया, किस तरीके से उन्होंने मराठा मराठा पे कब्जा किया और पंजाब पे और अवध पे किया, और कौन कौन सी नीति थी, जैसे कि हड़प नीति। उन सभी जो टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इकाई 2 के अंदर में करने वाले हैं। अब अगला जो हमारा इकाई है वो है इकाई 3। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और भारत पर प्रभाव। जब भारत पे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो जाता है तो उनके ही सारे नियम और कानून चलते हैं। उसमें हम देखेंगे कि वे किस प्रकार की आर्थिक नीतियां लेके आते हैं, जैसे कि भू राजस्व व्यवस्था, और किस प्रकार उन्होंने भारत में उद्योगों का विकास किया, और किस प्रकार उन्होंने भारत से धन निष्कासित करके अपने देश इंग्लैंड लेके जा रहे थे। तो उन सभी घटनाओं की चर्चा हम इस इकाई 3 के अंदर में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इकाई 4 के बारे में देखते हैं कि इकाई 4 के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है? ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीतियां, जिसके अंदर हम लोक सेवा के बारे में देखेंगे, सिविल सेवा के बारे में देखेंगे, न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे, पुलिस व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इस तरीके से जितने जो हमारे प्रशासनिक नीतियां हैं उन सभी के बारे में हम इकाई 4 में हम देखने वाले हैं। चलिए अगला इकाई की बात करें तो अगला इकाई है इकाई 5, जिसमें हम ब्रिटिश कालीन सामाजिक संस्कृति नीतियों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें
हम लोग भारतीय ब्रिटिश अंग्रेज के जमाने की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उस समय प्रेस किस तरीके का भूमिका निभाती थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इकाई 5 के अंदर में। अगला इकाई की ओर हम बढ़ते हैं जो कि है इकाई नंबर 6, जिसमें हमारा दिया है भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिस्पॉन्स। अब देखिए, अंग्रेज जब आए थे तो वो उपनिवेशवाद की नीति पे काम करते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पे शासन प्रशासन चलाए, उसका आर्थिक दोहन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसका शासन प्रशासन चलाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। तो जब भी अंग्रेज यहाँ शासन प्रशासन चला रहे थे, उससे हमारे भारतीय लोगों का ही क्या होता था? शोषण होता था। तो भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उठी, आंदोलन की भावना उठी। तो जितने जो विद्रोह हैं, जितने जो आंदोलन हैं, उन सभी की चर्चा हम इकाई 6 के अंदर में करने वाले हैं। अब हम आगे जो हमारा लास्ट इकाई है, इकाई 7, उसके बारे में देख लेते हैं, जिसके अंदर हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में समझेंगे। उस समय भारत में बहुत सारी अंधविश्वास हुआ करता था, बहुत सारी कुरीतियां हुआ करता था। उन सभी कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उस समय के जो धार्मिक सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, और उनके उसके अलावा और भी बहुत सारे धर्म सुधारक थे, उन सभी की चर्चा हम इकाई 7 के अंदर में करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अपना पार्ट 1, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसके अंदर ये 7 इकाई हैं, उन सभी इकाइयों को डिटेल में, विस्तार से, अच्छे से एक एक करके हम समझने वाले हैं। जिसमें से हम इकाई 1 पहले समझेंगे, उसके बाद हम इकाई 1 के बाद आपसे टेस्ट लेंगे। लगभग हर इकाई के बाद आपसे 20 से 25 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज कराएंगे, जिससे आपकी एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, और साथ में आपको इतिहास में भी पता चल जाए कि उस टाइम पे आखिर हुआ क्या था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। इन सभी जो सिलेबस है, इन सभी जो हम पढ़ने वाले हैं, इन सबका आधार लूसेंट की बुक है, जो लूसेंट की बुक द्वारा अच्छे से नोट्स तैयार किया गया है अन अकेडमी के द्वारा। तो उस अन अकेडमी के नोट्स के माध्यम से ही हम इस क्लास को आपसे शेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो पार्ट 1, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है, इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर में एक ही इकाई है, इकाई 8, और इकाई का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इकाई का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये इकाई सबसे बड़ी इकाई है। ये बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग अध्यायों में इसको डिवाइड कर दिए, जिसमें से सबसे पहला अध्याय में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि भारत में रहने वाले जितने जो लोग हैं उनके अंदर देश भक्ति की भावना किस प्रकार उत्पन्न हुई, उन सभी की बातें हम देखने वाले हैं, और कारण क्या क्या था, उन सभी कारणों को भी हम समझेंगे। अब बात करते हैं हम अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। जैसे ही लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उठती है, तो लोग क्या करने लगते हैं? अपने अपने संगठन बनाना चालू करते हैं। तो उस समय की जो सबसे बड़ी संगठन थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, उसके जो प्रमुख नेता कौन कौन थे, उन सभी बातों की चर्चा हम अध्याय 2 के अंदर में करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अध्याय 3 के अंदर। तो अध्याय 3 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन का प्रथम चरण। तो देखिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है, इसे हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। भारतीय राष्ट्र आंदोलन को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसे हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट्स है उसे हम बोलते हैं नरमपंथी या उदारवादी चरण। दूसरे वाले जो पार्ट्स है, दूसरा जो चरण है उसे हम बोलते हैं गर्मपंथी चरण, और सबसे जो तीसरा पार्ट है या चरण है उसे हम बोलते हैं गांधी युग। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, सबको लीड करते हैं, तो उन सभी चीजों की चर्चा हम चरण, तीसरे चरण के अंदर में, गांधी युग वाले चरण में आपसे चर्चा करने वाले। तो अध्याय 3 के अंदर में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम चरण है, जिसे हम नरमपंथी भी कहते हैं या उदारवादी चरण भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अध्याय 4 में हम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का द्वितीय चरण यानी कि गर्मपंथी चरण और उग्रवादी चरण के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम अगला जो अध्याय हमारा 5 है, उसमें हम बंगाल का विभाजन को समझेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन होता है, पूरे भारत के लिए एक बड़ा संगठन बन जाता है, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये जो भारतीय हैं वो फिर से हमें आजादी के लिए प्रेशर देंगे या फिर से आजादी के लिए आंदोलन करेंगे। इसलिए उन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था? अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास किए, जिनमें से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन 2 पार्ट्स में कर दिया गया, जिसमें एक पार्ट्स में मुसलमान अधिक वाले क्षेत्र थे जहां मुसलमान लोग रहेंगे, एक वाले में जहां हिंदू हैं वहां हिंदू रहेंगे। तो ये हिंदू और मुसलमान की जो ये बंटवारा है, ये शुरू से पाकिस्तान ही अंग्रेज ही करके गए हैं, जो कि आज भी हमारे भारत में देखने को मिलता है।
तो हिंदू और मुस्लिम की ये जो लड़ाई है, ये सारी लड़ाई अंग्रेजों ने हमारे अंदर पैदा करके गया है, जो कि आज भी चल रहा है। अभी भी अंग्रेजों की बनाई बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि अंग्रेजों की बनाई बहुत सारी कानून अभी भी चल ही रहा है, शिक्षा नीति अभी भी चल ही रहा है, बहुत बड़ा उसमें बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगले अध्याय 6 के बारे में। तो अध्याय 6 में हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, जिसमें जिसमें जो अंग्रेज द्वारा बनाए गए जितने जो वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं को लोग क्या कर रहे थे, बहिष्कृत कर रहे थे, उनको दूर कर रहे थे। उन वस्तुओं का हम उपयोग नहीं करेंगे, और जो हमारे भारत में बने हैं जैसे कि खादी, उनका हम उपयोग करेंगे। तो ये स्वदेशी आंदोलन के अंदर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा अध्याय है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला अध्याय है अगला 7। 7 में हम देखेंगे कांग्रेस के बारे में। तो किस प्रकार कांग्रेस अलग अलग शहरों में जाके अधिवेशन करती है, जिसमें से बनारस से लखनऊ अधिवेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखिए, जब से कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तब से अलग अलग शहरों में कांग्रेस अधिवेशन हुआ करते थे, जिसमें से कुल लगभग 52 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें से हम जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन सबकी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से बनारस से लखनऊ के बीच की जो अधिवेशन है वो अध्याय 7 के अंदर में हम देखने वाले हैं। अगला अध्याय की बात करें तो अगला अध्याय हमारा अध्याय 8, जिसमें हम होम रूल आंदोलन के बारे में देखेंगे। होम रूल आंदोलन लगभग 1935 के आसपास की घटना है, जब अंग्रेज हमको स्वतंत्र कर ही नहीं रहे थे। तो जो भारत के अंदर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद ही क्या कर लेते हैं, खुद ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और कहते थे कि हम अंग्रेजों के नियम और रूल्स को नहीं मानेंगे, हम अपने रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो उन सभी घटनाओं के बारे में हम होम रूल आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद अगला जो हमारा अध्याय है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जैसे होम रूल आंदोलन चालू होता है तो नए नए क्रांतिकारियों का जन्म होता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो ये गर्मपंथी के नेता हैं जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो अध्याय 9 में हम उन सभी का एक विस्तार से चर्चा करेंगे, हर एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे। सो अगला हम अध्याय हमारा आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला अध्याय हमारा है गांधी जी का परिचय तथा प्रारंभिक आंदोलन। किस प्रकार गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, उनका पूरा परिचय देखेंगे, और आते ही वे किस प्रकार से आंदोलन को लीड करते हैं, वो सभी की चर्चा हम अध्याय 11 में करेंगे। उसके बाद अगला अध्याय 12 में हम लोग देखेंगे रोलेट एक्ट से गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों के बारे में। अध्याय 13 में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किया गया उसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्याय 13 के अंदर में पढ़ने वाले। ये वाला जो अध्याय है वो हमारा अध्याय 14 हो जाएगा। 11, 12, 9 के बाद अच्छा ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, और ये सही लिखा हुआ है, ये क्या है 13। तो इस प्रकार से हमारे जो अध्याय 13 है उसके अंदर हम लोग क्या किस चीजों के बारे में देखेंगे, 1942 से 1947 के बीच की जितनी जो घटनाएं घटी हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन सभी की हम विस्तार से चर्चा करेंगे अध्याय 13 के अंदर में। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम तो इस तरीके से हम अपना जो आधुनिक इतिहास है उसे हम 2 पार्ट में बांट के पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, और हमारा पूरा आधुनिक इतिहास हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अपना जो स्टार्टिंग है वो आधुनिक इतिहास से ही कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा आधुनिक इतिहास कंप्लीट होता है तो हम अगला हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और प्राचीन इतिहास है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये तीनों इतिहास अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा ऐतिहासिक काल का ये जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और पाषाण काल आदि मानव के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम आपसे केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले थे। सो अगले क्लास में हम अपना जो आधुनिक इतिहास का पार्ट 1 के अंदर में यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आधुनिक यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से स्टार्ट है, वहां से हम चालू करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से। तो अगले हमारी जो क्लास है वहां से हम यूनिट 1 को स्टार्ट कर देंगे, और यूनिट 1 जैसे ही हमारा खत्म होता है तो हम आपसे एक हर यूनिट के बाद आपसे एमसीक्यूज टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए क्लास को यही रखते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।